सहाफियों की गिरफ्तारी से राहुल प्रियंका नाराज। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान तहरीक को कवरेज करने वाले सहाफियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो सच बोलने वालों से डरती है, इसलिए वो सच्चे सहाफियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि जो सच से डरते हैं वो सच्चे सहाफियों को गिरफ्तार करते हैं। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि किसानों के एहतजाज को कवर करने वाले सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इंटरनेट बहुत जगहों पर बंद कर दी गई है। बीजेपी हुकूमत किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके मजालिम के खिलाफ उठेंगी। तानाशाह सल्तनत को हकीकत से डर लगता है, तानाशाह अदम तशद्दुद से डरता है, लिहाजा तानाशाह के हुक्मरान गैर जानिबदाराना सहाफत पर जुल्म करता है। पार्टी मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि आप बीजेपी के तहत मुश्तइल किसानों पर हमले को बेनकाब करने वाले सहाफियों पर झूठे मुकदमा दर्ज करके और तहरीक की जगहों पर मोबाइल व इंटरनेट बंद करके किसानों की तहरीक को दबा नहीं सकते, मुल्क की आवाज बंद नहीं कर सकते। आज का बजट मुल्क को बेचने का बजट है, संजय सिंह का बयान। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने पार्लियामेंट में पेश किए गए आम बजट 2021-22 को मुल्क को बेचने वाला बजट करार दिया है। मिस्टर सिंह ने बजट की तनकीद करते हुए कहा कि आखिर ये मुल्क किसका है, 130 करोड़ लोगों का या मोदी जी के 4 सनतकार दोस्तों का। आज का बजट मुल्क को बेचने का बजट है। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट में माली साल 2021 का बजट पेश किया है और इसके इल्तिजामात पर मिस्टर सिंह ने ये रद्द अमल जाहिर किया है। म्यांमार में फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया, आंग सान सूची और दीगर रहनुमा जेरे हिरासत। म्यांमार की फौज ने बरसरे इख्तिदार जमात नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD के रहनुमा आंग सान सूची और दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तारी के बाद मुल्क का कंट्रोल संभालने की तस्दीक कर दी है। ये बगावत इंतखाबात के बाद सिविलियन हुकूमत और फौज के माबैन कशीदगी के नतीजे में हुई है। आंग सान सूची और दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद म्यांमार की फौज ने इस बात की तस्दीक की कि वो 1 बरस के लिए हंगामी हालत का ऐलान कर रही है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में नवंबर में होने वाले इंतखाबात में NLD ने हुकूमत बनाने के लिए दरकार नशिस्तें हासिल कर ली थी, ताहम फौज इंतखाबात के नतायज को तस्लीम नहीं करती है। याद रहे कि म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, सन 2011 तक फौज की हुकूमत रही है। मुल्क के अहम शहरों में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुनक़दा कर दी गई है, जबकि म्यांमार के रियासती नशरियाती इदारे MRTV का कहना है कि उन्हें तकनीकी मसाइल का सामना है और वो ऑफ इन एयर है। उज़राए आला के खानदानों के मुताबिक फौजी अहलकारों ने मुतअद्दिद इलाकों में उनके घरों का भी दौरा किया और उन्हें लेकर चले गए हैं। वाज़ेह रहे कि शनिचर को म्यांमार की मुसल्लह अफवाज ने आइन की पासदारी का वादा किया था, क्योंकि मुल्क में इस बारे में खदशात बढ़ रहे थे कि फौज बगावत की तैयारी कर रही है। आंग सान सूची की तरफ से उनकी जमात ने बयान जारी किया है कि मेरी गुजारिश है कि लोग इसे कबूल न करें, इसका जवाब दें और फौजी मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज करें। अमेरिका ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि वाशिंगटन हालिया इंतखाबात के नतायज को बदलने या म्यांमार में जमहूरियत के तहत ताकत की मुंतकली के खिलाफ हर कोशिश की मुखालिफत करता है। म्यांमार में लोगों की जमहूरियत, आज़ादी, अमन और तरक्की की जद्दोजहद में अमेरिका उनके साथ खड़ा है। फौज को फौरन ये इक़दामात वापस लेने होंगे। म्यांमार के एक शहर में
लोग एटीएम के बाहर कतारों में खड़े हैं। बड़े शहरों में कई मुकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद है। दारुल हुकूमत के साथ राब्ते मुनक़ता हैं और इसलिए वहाँ सूरत हाल गैर वाज़ेह है। आंग सान सूची म्यांमार की आज़ादी के हीरो जनरल आंग सान की बेटी हैं। सन 1948 में म्यांमार के बरतानवी नौ आबादियाती हुकूमत से आज़ादी हासिल करने से आइन कब्ल जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था। एक वक्त था जब सूची को इंसानी हुकूक की एक रोशनी के तौर पर देखा जाता था, एक उसूली कारकुन जो कई दहाइयों तक म्यांमार पर हुक्मरानी करने वाले बेरहम फौजी जनरलों को चैलेंज करने के लिए अपनी आज़ादी से दस्तबरदार हो गई। सूची ने सन 1979 और 2010 के दरमियान तकरीबन 15 बरस नजरबंदी में गुजारे और फौजी आमरीत के खिलाफ अज़्म व इस्तिक़लाल की अलामत के तौर पर पहचानी जाती हैं। सन 1991 में उन्हें नजरबंदी के दौरान नोबल अमन इनाम से नवाजा गया। नवंबर 2015 में उनकी ज़ेर क़यादत उनकी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने मुल्की तारीख के 25 साल में खुले तौर पर लड़े जाने वाले इंतखाबात में जबरदस्त फतह हासिल की। म्यांमार के आइन ने उन्हें सदर बनने से रोक दिया क्योंकि उनके बच्चे गैर मुल्की शहरियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद सूची को ही मुल्क की हकीकी रहनुमा समझा जाता है। म्यांमार की स्टेट काउंसलर बनने के बाद से उनकी क़यादत को मुल्क की मुसलमान रोहिंग्या अक़लियत के साथ सलूक पर परखा जाता है। सन 2017 में फौज के क्रैकडाउन में म्यांमार में बसने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमान हलाक हुए, जबकि 7 लाख से जायद हमसाया मुल्क बांग्लादेश चले गए। सूची के साबिका बैनुल अक़वामी हामियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की इस्मत दरी, कत्ल और नस्ल कुशी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इब्तिदाई तौर पर कुछ लोगों ने इस्तेलाल किया कि वो एक अमली सियासतदान थी जो एक पेचीदा तारीख वाले कसीरुल नस्ल मुल्क पर हुकूमत करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सन 2019 में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की समाअत के दौरान सूची की जानिब से फौज के इक़दामात के दिफा ने उनकी बैनुल अक़वामी साख को बुरी तरह मुतासिर किया। सूची म्यांमार में बुद्ध मत की अक्सरियत में अब भी बहुत ज्यादा मकबूल है, जो रोहिंग्या बरादरी के लिए बहुत कम हमदर्दी रखते हैं। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। वैक्सीन मैत्री के तहत हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना वायरस की वैक्सीन फराहम कर रहा है। इस ज़िम्न में जुमेरात को खलीजी ममालिक बहरीन को 10,800 वैक्सीन रवाना किए गए। इसके साथ ही 50,400 वैक्सीन श्रीलंका को भी रवाना किए गए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड नामी इस वैक्सीन को हिंदुस्तान अपने दोस्त ममालिक को सरबराह कर रहा है। वैक्सीन की सरबराही पर बहरीनी वली अहद शहजादा सलमान बिन हम्माद अल खलीफा ने हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद से इजहार तशक्कुर किया। सफीर हिंद बराए बहरीन पीयूष श्रीवास्तव ने कोरोना वैक्सीन की एक खेप बहरीनी वजीर सेहत फाइका सईद अल सालेह के हवाले की। इस ज़िम्न में बहरीन एग्जीबिशन सेंटर में एक तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें हिंदुस्तानी वैक्सीन बहरीनी वजीर सेहत को पेश की गई। इस मौके पर सफीर हिंद पीयूष श्रीवास्तव ने अवाम और खास तौर पर बहरीन में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन हिंद को इस वैक्सीन से इस्तेफादा करने की अपील की। वजीर मौसूफा और सफीर हिंद ने इसे दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात और कोरोना वायरस की वबा से निपटने में अहम संग मील करार दिया है। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐलान किया कि बहरीन ने हिंदुस्तान में तैयार शुदा वैक्सीन हासिल कर ली है। उन्होंने श्रीलंका को भी वैक्सीन की सरबराही से मुताल्लिक इतला दी। इससे कबल हिंदुस्तान ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव को कोरोना वायरस की वैक्सीन सरबराह की। हिंदुस्तान दीगर ममालिक को भी अनकरीब कोरोना वायरस की वैक्सीन सरबराह करता रहेगा। हिंदुस्तान अमान को भी वैक्सीन सरबराह करेगा। यहाँ इस बात का तस्करा बेजा न होगा कि सफीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद ने सिफारत खाने हिंद रियाज में
26 जनवरी को परचम कुशाई की रस्म अंजाम देने के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इंकशाफ किया था कि सऊदी वजारत सेहत के हुक्काम के साथ कोरोना वायरस पर काबू पाने के सिलसिले में एक दूसरे से ताउन के उमूर पर बातचीत की गई है और अनकरीब हिंदुस्तान सऊदी अरब को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन सरबराह करेगा। उर्दू टीवी के नाज़रीन और सामीन, लीजिए खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना पेश खिदमत। प्रोग्राम रूबरू आईना में उर्दू के मोतबर व मारूफ मिजाह निगार नरेंद्र लूथर पर जनाब के.एन. वासिफ का खाका मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन इकराम, मेरा आज का मज़मून मारूफ मिजाह निगार नरेंद्र लूथर पर है। इसका उन्वान भी नरेंद्र लूथर ही है। नरेंद्र लूथर साहब भी उर्दू ज़बान की उन मारूफ शख्सियात में शामिल हो गए जो साल 2021 की इब्तिदा में हमसे जुदा हुई। लूथर साहब जहां इंडियन सर्विस के एक आला ओहदेदार थे, वहीं उर्दू और अंग्रेज़ी के मायानाज अदीब भी थे। उन्होंने ड्रामे तहरीर किए, शायरी की, मियारी अफसाने लिखे और उर्दू तंज़ो मिज़ाह में तो आपकी नाकाबिल फरामोश खिदमात हैं। लूथर साहब चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश के ओहदे से सुबुकदोश हुए। हमें याद है कि रियाद एम्बेसी के साबिक सफ़ीर राकेश शंकर साहब यहाँ अक्सर कहा करते थे कि हिंदुस्तान के शिमाल में एग्रीकल्चर है और जुनूब में कल्चर। लूथर साहब एग्रीकल्चर के इलाके से आए और कल्चर की सरजमीन में बसे और ऐसे बसे कि इसी ज़मीन में पैवस्त हो गए। लूथर साहब से हमारी शनासाई 1970 की दहाई से है। 1974 में हमने लूथर साहब पर एक खाका लिखा था और उसी हवाले से हमारे इनसे मरासिम हुए। उन दिनों वो महकूमे बलदिया हैदराबाद में स्पेशल ऑफिसर मुतय्यन हुए थे। बलदिया के बारे में उन्होंने एक दिलचस्प फ़िक्रा भी कहा था। बलदिया खाया पिया चल दिया, कुछ दिया तो कर दिया, नहीं दिया तो बल दिया। मगर जब उन्होंने बहैसियत स्पेशल ऑफिसर जायज़ा हासिल किया तो महकमे की कारकर्दगी में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की। सबसे पहले सारे शहर में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के होर्डिंग्स आवेज़ा कर दिए और शहर में सफाई के इंतज़ाम देखने के लिए हर रोज़ शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते। इनके दौरे से क़ब्ल बल्दिया का अमला जंगी खतूत पर इलाक़ा साफ़ करता। इसका हमें एक दिन शख्सी तजर्बा भी हुआ। ये हमारे इब्तदाई जवानी के अय्याम थे। इन दिनों हमारे रोज़ का मामूल था कि हम हर रोज़ सुबह सूरज निकले या अबर की चादर ओढ़े सोता रहे, मगर हम थैली उठाए घर से खरीफ की सब्ज़ी मार्केट पहुँचते। एक रोज़ सुबह हम सब्ज़ी मार्केट पहुँचे तो देखा कि सारा इलाक़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा है और ऐसा साफ़ कि सड़क के किनारे लगने वाली बेहंगम सब्ज़ी मार्केट भी गायब है। या इलाही, ये माजरा क्या है, सोचते हुए हम हैरानी से इधर उधर देखने लगे तो दूर कहीं हमें हमारा रातिब का सब्ज़ी वाला बैठा नज़र आया। दरियाफ़्त करने पर सब्ज़ी वाले ने, जो विजयवाड़े का रहने वाला था, ने कहा, यहाँ कोई नगेंद्र मूछड़ आने वाला है। एक लम्हा बाद हमारी समझ में आया कि नगेंद्र मूछड़ असल में नरेंद्र लूथर की खराबी है और हम समझ गए कि लूथर साहब आज इस इलाके में वारिद होने वाले हैं। लिहाजा हम खाली हाथ बल्कि खाली थैली घर वापस हुए। अखबारात में इनके मुख्तलिफ़ महलों के दौरे के बारे में तो हम मुसलसिल पढ़ते रहते थे और एक दिन हमने अपने महल्ले में भी इनके दौरे के असरात का मुशाहिदा कर लिया, जिसके बाद हमारे जहन में महकूमे बलदिया और लूथर साहब पर खाका लिखने की तहरीक हुई। इससे क़ब्ल हमने 2-1 मिज़ाहिया मज़ामीन लिखे थे जो शाये भी हुए, लेकिन खाका लिखने का ये पहला तजुर्बा था, वो भी ऐसी शख्सियत पर जो ख़ुद एक मारूफ मिज़ाह निगार हैं। जबकि हम एक नातजुर्बेकार लिखारी थे, बल्कि हमारी उम्र भी उस वक्त 20-21 साल ही थी। हमने हिम्मत इस बलबूते पर या इस बुनियाद पर की कि उर्दू के कई शोरा ने तो अपना पहला शेर नाना की गोद में बैठकर कहा था। इस एतबार से हम तो काफ़ी बड़े
یا بلیغ نہ صحیح بالغ تو تھے۔ یہ خاکہ جس کا عنوان ہی ہم نے لوتھر سے مونچھڑ تک رکھا تھا، مکمل ہوتے ہی ہم مضمون لے کر روزنامہ سیاست پہنچے اور محترم جگر صاحب سے جن سے ہمارے والد کے خاصے مراسم تھے کو اپنا خاکہ پیش کیا۔ مضمون کو سرسری طور پر دیکھ کر کہا اس میں تصحیح کی کافی ضرورت ہوگی۔ پھر ایک پرچی پر معروف مزاح نگار اقبال متین کے نام ایک مختصر سا خط لکھا اور کہا فلاں جگہ ان کا آفس ہے، یہ خط اور مضمون ان کے پاس لے جاؤ، اگر وہ اشاعت کے قابل سمجھیں تو ہم اسے شائع کریں گے۔ حسب حکم ہم اقبال متین صاحب کے پاس گئے اور ہم مضمون اور خط ان کے حوالے کیا۔ لفافہ لے کر انہوں نے ہمیں 1 ہفتے بعد آنے کو کہا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ان کے پاس پہنچے تو وہ مضمون دیکھ چکے تھے۔ ہمیں بیٹھنے کو کہا اور ایک کاغذ نکالا اور جگر صاحب کے نام ایک جوابی خط لکھا جو یوں تھا کہ بھائی جگر، یاد فرمائی کا شکریہ، مضمون دیکھ لیا، معمولی اصلاح درکار تھی، مضمون قابل اشاعت ہے۔ کوئی 1 ماہ بعد یہ مضمون اخبار میں شائع ہوا۔ اس روز تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اگلے کئی روز تک خوشی کا نشہ ہم پر طاری رہا۔ ابھی ہمارے ذہن سے یہ سرور اترا ہی تھا کہ بلدیہ آفس سے ایک اہلکار ہمارے دفتر پہنچ کر اردو میں لکھا ایک ستائشی خط ہمارے حوالے کیا، جس میں لوتھر صاحب نے سب سے پہلے خط لکھنے میں تاخیر کی وجہ بتاتے ہوئے لکھا تھا میری 3 بیویاں ہیں، ایک تو سرکاری ملازمت، دوسری ہماری ادبی مصروفیت اور بیچ میں اصلی بیوی، اور آگے لکھا کہ ایک اور کر لوں تو مرد مومن ہو جاؤں۔ اور ہمارے مضمون کے عنوان سے متن اور اول تا آخر مختصر جائزہ لیتے ہوئے بہترین الفاظ میں ستائش و سراہنا کی۔ لوتھر صاحب کا یہ خط ہمارے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ چیف سیکریٹری آندھرا پردیش کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے انگریزی اخبارات کے لیے کالمز اور مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1992 میں ہمارے سعودی عرب منتقل ہونے سے قبل گاہے ماہے ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، جن دنوں ہم انڈین ایکسپریس اخبار سے منسلک تھے، مگر 1992 کے اواخر میں ہمارے سعودی عرب منتقل ہونے کے بعد حیدرآباد میں تو نہیں مگر ان سے ریاض میں ملاقاتیں رہیں۔ وہ جشن شگفتہ دکن کے سلسلے میں ریاض آئے ہوئے تھے۔ اس جشن کے لیے لوتھر صاحب کے علاوہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، جناب مصطفیٰ حسین، جناب حمایت اللہ، جناب مصطفیٰ علی بیگ وغیرہ ہندوستانی بزم اردو ریاض کی جانب سے خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے۔ اس یادگار جشن کے سلسلے میں یہ تمام مہمان کوئی 1 ہفتہ یہاں رہے اور ان سب کے ساتھ یادگار وقت گزرا۔ لوتھر صاحب نے انگریزی اور اردو زبان دونوں میں بہت لکھا اور خوب لکھا۔ انہوں نے مزاح لکھا، افسانے قلم کیے، شاعری کی، حیدرآباد کی تاریخ پر تحقیقی مضامین لکھے جو بعد میں ایک کتاب کی شکل میں شائع بھی ہوئے۔ لوتھر صاحب نے ڈرامے بھی تحریر کیے، بلکہ ڈرامے میں اداکاری بھی کی۔ بلیک کامیڈی نام کا ایک ڈرامہ جو انہوں نے رویندر بھارتی تھیٹر میں اسٹیج کیا تھا، جسے انہوں نے خود لکھا اور اس میں کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ اس طرح لوتھر صاحب نے فنون لطیفہ کے ہر شعبے کو کچھ نہ کچھ دیا۔ وہ 60 سال سے زائد عرصے تک مسلسل لکھتے رہے، مگر انہوں نے بحیثیت مزاح نگار زیادہ شہرت پائی۔ مزاح میں ان کی 3 کتابیں بند کی واڑ، مزاج پرسی اور الف تحاشا شائع ہوئی، جبکہ انگریزی میں ان کی 14 کتابیں ہیں۔ ان کے بے شمار مضامین، کہانیاں، افسانے معیاری رسالوں میں شائع ہوتے رہے۔ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن وغیرہ سے ان کے پروگرام بھی پیش ہوتے تھے۔ BBC اور وائس آف امریکہ سے ان کے انٹرویوز بھی نشر ہوئے ہیں۔ ان کا شمار ہند و پاک کے ممتاز اور منفرد طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا تھا۔ نریندر لوتھر صاحب کو اتر پردیش، آندھرا پردیش اور بہار کی اردو اکیڈمیوں نے انعامات سے نوازا اور سرسا ساہتیہ سمیتی اڑیسہ نے اعزاز عطا کرتے ہوئے انہیں مزاح کا سمندر کا خطاب دیا۔ لوتھر صاحب تنظیم زندہ دلان حیدرآباد سے ابتدائی زمانے سے جڑے رہے
اور ایک لمبا عرصہ اس تنظیم کے صدر بھی رہے۔ انہی کے دور صدارت میں پہلا عالمی جشن طنز و مزاح کا انعقاد عمل میں آیا۔ شاید یہ 1985 کی بات ہے۔ ان کی تجویز تھی کہ ہندوستان میں عالمی طنز و مزاح کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا جائے۔ بہرحال لوتھر صاحب بڑی فعال اور حرکیاتی شخصیت کے مالک تھے۔ بحیثیت ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار انہوں نے کما حقہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے کو ایک بہترین مزاح نگار، محقق اور کالم نگار ثابت کیا۔ لوتھر صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں صرف طنز و مزاح کا ایک ادیب ہی ہونے پر مطمئن نہیں، بلکہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے اس کا اظہار کبھی پینٹنگ، کبھی بت تراشی اور کبھی دوسرے فنون لطیفہ کے ذریعے کر سکوں، لیکن انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ وہ ایک فن پر بھی عبور حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ لوتھر صاحب نے اس ایک زندگی میں بہت کچھ کیا، ایک بھرپور زندگی جی، اور 19 جنوری 1921 کو شاید یہ کہہ کر جہان آب گل سے کوچ کر گئے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اردو دنیا میں ان جیسے اور بھی پیدا ہوں اور اردو ادب کو مالا مال کرتے رہیں۔ شکریہ۔